गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। लोकसभा चुनावों के फर्स्ट फेज की वोटिंग की तारीख बेहद करीब आ चुकी है और इसको लेकर प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों में जुटे हैं। विपक्ष पर तीखा प्रहार किया जा रहा है। बिहार के गया पूर्णिया में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और इंडिया गठबंधन पर तीखा प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में जंगल राज का चेहरा आरजेडी है। बिहार को आरजेडी ने केवल दो ही चीजें दी हैं, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण फिरौती उद्योग बन गया था। आरजेडी ने बिहार के न जाने कितने परिवारों को पलायन के लिए मजबूर किया। तो वहीं पीएम मोदी ने जंगल राज वाले प्रहार पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार में लाखों सरकारी नौकरी देने से लेकर आईटी, टूरिज्म, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई, लेकिन उन्हें जंगल राज लग रहा है। साथ ही तेजस्वी पर कहा कि पीएम मोदी ने अगर कुछ दिया है तो सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी यही दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की घड़ी बेहद करीब आ गई है। इसे लेकर पीएम मोदी तूफानी प्रचार अभियान में जुटे हैं और विपक्ष पर चुन चुन कर हमला बोल रहे हैं। बिहार के गया और पूर्णिया की चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी और इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में जंगल राज का चेहरा आरजेडी है। बिहार को आरजेडी ने केवल दो ही चीजें दी हैं, एक जंगल राज और दूसरा भ्रष्टाचार। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार। वहीं पीएम मोदी के जंगल राज वाले प्रहार पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार में कितना काम हुआ है। लाखों सरकारी नौकरी देने से लेकर आईटी, टूरिज्म, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई, लेकिन उन्हें ये जंगल राज लग रहा है तो कुछ नहीं किया जा सकता। साथ ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसमें बिहार के लिए क्या है। हम लोग उम्मीद लगा रखे थे कि बिहार की जनता के बारे में वो कुछ तोहफा देंगे, कुछ बताएंगे कि उन्होंने 10 साल तक बिहार के लिए क्या किया, क्या उन कामों को ये भूल गए हैं जो इन्होंने वादा किया था। जितने वादे थे सब चीज़ भूल गए। नवादा वाटसलीगंज जाते हैं, वहाँ बोले थे पिछली बार चीनी मिल चालू करवाएंगे। मोतिहारी गए थे, चीनी मिल चालू करवाएंगे, कुछ नहीं मिला। इनके जो घोषणा पत्र में भी बिहार के लिए कुछ नहीं है। एक तरफ पीएम मोदी इंडिया गठबंधन पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो जगह पहुंचे। आज बिहार में गया हो गया, पूर्णिया हो गया, वहां से सीधा सीधा प्रहार किया इंडिया अलायंस पर। इसी पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ आरजेडी से प्रमोद कुमार सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। सिन्हा साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ दानिश इकबाल जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। इसके अलावा कांग्रेस से भी प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आरजेडी के पास ही चलते हैं। प्रमोद कुमार सिन्हा जी हमारे साथ हैं। सिन्हा साहब नमस्ते, बहुत स्वागत भारत एक्सप्रेस पर। पिछली बारों का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी का रहा, 40 में से 39 सीटें, और 13 दिनों में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी गारंटी की भी बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो भी जारी हो चुका है, लेकिन लालू प्रसाद यादव पर भी लगातार तंज कस रहे। क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार का लगातार दौरा कर जी, लेकिन जो जन सरोकार का जो मुद्दा है, उन मुद्दा पर वो कुछ नहीं बोल रहे। वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, गरीबी, इन सब मुद्दा पर वो मौन है। लेकिन जब बिहार में आते हैं तो वो जंगल राज और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अभी आप देखिए, एनसीआरबी का जो आंकड़ा आया है 2005 से अभी उनकी सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार में, उस आंकड़ों का ही अध्ययन अगर कर लीजिए
तो 90 से 2005 और 2005 से 2023 के बीच में कई गुना अपराध में वृद्धि हुई। आज की हम घटना बता रहे हैं। पटना दैनिक भास्कर का एक अखबार में एक अध्ययन हुआ है कि 2 माह के भीतर मात्र पटना में 44 हत्या हुई और 243 बड़े क्राइम की घटनाएं हुई। आप समझ सकते हैं कि अपराध में जो है अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो कितनी भयावह है। अब इसको तो प्रधानमंत्री जी मंगल राज कहेंगे। और जहां तक भ्रष्टाचार की जो बात है, तो अब भ्रष्टाचार पर देखिए कि जिन जिन विपक्ष के लोगों को वो भ्रष्टाचारी बताते नहीं थकते थे, कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाला और भी कई घोटाले, लेकिन वो सब भ्रष्टाचारी आज उनके पास चले गए हैं। चाहे वो नारायण राणे हो, हिमंत विश्व शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो, हसीन मुशर्रफ हो, अजित पवार हो, लेकिन ये सब भ्रष्टाचारी जो है इनको पाक साफ और राजा हरिश्चंद्र दिखाई देते हैं। कल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 10 बिंदु पर कहा था कि आप आ रहे हैं आज, तो इन सब सवालों पर भी अपनी बात को रखने का काम कीजिएगा। लेकिन उन तमाम विषय जो 2014 में इन लोगों ने उठाए थे देश की जनता के साथ, जो वायदा किया था 2 करोड़ रोजगार का, काला धन लाने का, सारी चीजों का जिक्र होगा जाहिर तौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी यादव ने भी, जैसा आपने जिक्र किया, 10 पॉइंट्स उन्होंने पूछे, उस पर बात नहीं की गई, ऐसा आरोप आरजेडी की तरफ से। सीधा दानिश जी के पास चल लेते हैं। दानिश जी, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं मोदी की गारंटी है भ्रष्टाचार को हम हटाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए वो कह रहे हैं कि अभी भी क्राइम में तमाम चीजें वही चल रही हैं। बिहार में पिछली बार आपने 39 सीटें जीती, ये किला आप इस बार बचा पा रहे हैं? 40/40 का दावा तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर माहौल यही है क्या? निश्चित तौर पर सभी देश के अंदर और बिहार के अंदर भी प्रधानमंत्री के 10 साल के जो कार्यकाल रहे हैं, वो जनता मानती है कि आजादी के बाद वो ऐतिहासिक कार्यकाल रहे। उसमें ऐसे फैसले लिए गए हैं जनता के हितों के लिए और देश के हित के लिए। जनता वो सब चीजों को जानती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वो ऐतिहासिक कार्य किए गए, चाहे वो धारा 370 को हटाना हो, चाहे राम मंदिर का सौहार्दपूर्ण तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे ट्रिपल तलाक जैसे विषय हो। एक तो ये सारे ऐतिहासिक फैसले हैं, दूसरी तरफ वो चीजें, वो कार्य जो आम जनमानस को प्रभावित करते हैं, जिससे आम जनमानस की जीवन में एक नया बदलाव लेकर के आया है। इस देश के अंदर आप कल्पना कर सकते थे क्या कि घर घर बिजली पहुंच जाती थी? ये बिहार के अंदर जब इनके पिताजी और माताजी की सरकारें थी तो पोल पे कपड़े सुखाए जाते थे, बिजली के तार पे कपड़े सुखाए जाते थे। आज अगर घर घर में बिजली पहुंची है तो नरेंद्र मोदी जी के ये नेतृत्व की देन है। अगर आज लकड़ी से मुक्त किया गया है माओ बहनों को चूल्हा से और उनको गैस दी गई है, तो ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की देन है। आज हर घर, गरीब घर को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। आपको 5 लाख तक की बीमार होने पर आपको इलाज की फैसिलिटीज दी जा रही है। तो ये सब चीजें जनता को दिखती है, लेकिन तेजस्वी यादव को, उनके प्रवक्ता को और उनके पार्टी को नहीं दिखेगी, क्योंकि वो सिर्फ जंगल राज की कल्पना ही कर सकते हैं। और जब भी सत्ता और शासन में आते हैं तो हम सब जानते हैं कि बिहार में किस प्रकार से अपराधियों का बोलबाला होता है, किस प्रकार से माफियाओं का संरक्षण दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर उनको सिर्फ वही दिखेगा, अच्छाइयां नहीं दिखेगी। उनको ना दिखे ही सही, पर इस देश की जनता को, बिहार की जनता को दिख रहा है। ठीक है इकबाल साहब, क्योंकि आपने जिक्र किया हर एक अच्छी चीज पर, विकास के नाम पर आप लोग वोट मांग रहे हैं, फिर बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जाता है कि सावन में मटन बना रहे थे, नवरात्रों में मछली बना रहे हैं, और फिर ये आरोप आप पर कि आप लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं। जल्दी से सिन्हा साहब आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में 33 बड़े घोटाले हुए हैं, तो उन घोटालों पर अब ये कुछ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? बेरोजगारी दर 46 वर्षों में सबसे ज्यादा है। हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पर हैं, इन पर ये लोग बात नहीं करते हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो रोजगार ये राशन देने की बात करते हैं, और हमारा कहना है कि हम उन घरों में सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। अगर इनके हिसाब से 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार या नौकरी मिल जाती तो आज कम से कम 100 करोड़ परिवार जो है, 100 करोड़ लोग जो है, क्योंकि एक परिवार में कम से कम 5 लोग रहते हैं, अगर एवरेज भी रख लिया जाए तो कम से कम 100 करोड़। जाहिर तौर पर सिन्हा साहब ये मसले होने चाहिए, लेकिन क्या इन्हीं मसलों के साथ जनता के बीच जाया जा रहा है? मैं वापस आऊंगा इकबाल साहब आपके पास भी। मेरे साथ कांग्रेसी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, मिश्रा साहब, रंजीत मिश्रा, प्रोफेसर रंजीत मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, कांग्रेस ने भी अपना न्याय पत्र जारी कर दिया है, रिएक्शन जाहिर तौर पर आपको उसके जबरदस्त मिल रहे होंगे।
बिहार का खास तौर पर हम लोग बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पिछले 13 दिनों में तीसरी बार बिहार पहुंचे हैं। पिछले चुनावों में 39 सीटें जीते थे, इस बार कह रहे हैं 40 में से 40, किसी के लिए कोई जगह नहीं। रोहित जी, आज मैं भी प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था। देखिए, अगर वहां के पिछड़ेपन के बारे में वो बात करते हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि वर्ष 2005 से 2024 के बीच 19 वर्षों में 16 वर्ष तक भाजपा और जदयू की सरकार रही। ठीक। तो अगर वहां पर शिक्षा का खस्ता हाल है, यदि स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है, तो इसकी जिम्मेवारी भी प्रधानमंत्री जी को लेनी चाहिए और बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात आपको मैं बताता हूं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए लगातार वहां बात होती रही। प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए था कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे पा रहे हैं, या स्पेशल पैकेज बिहार को क्यों नहीं दिया गया, जबकि 2008 से आपने कोसी बाढ़ की विभीषिका देखी थी। न तो उनके जिलों को कोई राहत दी गई, न बिहार को इन जनरल कोई राहत दी गई। तो प्रधानमंत्री को तो इस पर बात करनी चाहिए थी। दूसरी बात ये देखिए कि बेरोजगारी अपने चरम पे है। जब मोदी जी सरकार में आए थे तो उन्होंने वादा क्या किया था देश के सामने कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रति वर्ष देंगे, यानी अब तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। बदले में हुआ क्या? एक तो 30 लाख से अधिक पद उन्होंने केंद्र सरकार में खाली रखा। कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है, तो आते ही उन 30 लाख केंद्रीय पदों को हम युवाओं के लिए भरेंगे। दूसरी बात की हमारे जो डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी युवक हैं, उनके लिए हमने 1 लाख रुपए का अप्रेंटिसशिप के लिए उनको कमिटमेंट किया है कि पहला साल आपके लिए हम एक रोजगार लेकर आएंगे, उसके बाद अपने लिए आप रोजगार की स्थिति बनाए। ये जो अग्निवीर योजना इन्होंने लाई उसको हम खारिज करेंगे और सेना में बिल्कुल नियमित बहाली करेंगे। ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी को इन मुद्दों पर बोलना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी को तो कहना चाहिए था कि जब कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था तो हमें महंगा क्यों लगता था, और अगर महंगा लगता था तो 1100 रुपए का सिलेंडर हम क्यों बेचते रहे। ठीक है। 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का वादा और डीजल का वादा था, तो 100 रुपए क्यों हम बेचते रहे। प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को तो पूर्णिया में और गया में यह बताना चाहिए था कि आखिर उन्होंने 70 साल में सभी सरकार मिलके 55 लाख करोड़ का ऋण ले रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्यों कर दिया कि 205 लाख। प्रोफेसर साहब काफी आरोप लग चुके हैं। मुझे लगता है अब दानिश जी को स्क्रीन पर आना चाहिए। दानिश जी, 19 सालों में 16 साल आपकी सरकार, लोकसभा चुनावों में बम्पर मैंडेट, 40 में से 39 सीट, और जो आरोप आप पर लग रहे हैं, अगर ये तमाम चीजें हैं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, स्पेशल पैकेज नहीं दिया, ये तो बेईमानी सा होगा। देखिए, विशेष राज्य के दर्जा के बारे में बात करना ये एक प्रकार से बिहार के लिए और बिहार के जनता के लिए ये एक मजाक बनाकर रख दिया है इन लोगों ने। इस पे कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है, कोर्ट ने क्या कहा, वो भी हम सब जानते हैं, या तो आपको उसकी जानकारी नहीं है। और दूसरी बात, जब आपको इतनी ही हमदर्दी है बिहार को विशेष पैकेज दिलाने की, 10 साल तक जो यूपीए के कार्यकाल की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव जी जो है किंग मेकर थे, चाबी लेकर के दिल्ली में घूम रहे थे, सोनिया गांधी के सलाहकार के तौर पर सरकार चला रहे थे, क्यों उन्होंने नहीं करवा लिया? करवा लेते उस वक्त, तब समझते हैं कि हाँ वाकई में ये एक जो है एक बिल्कुल जेन्युइन बात आप कर रहे हैं। तो प्लीज बिहार की जनता को भड़काने की और उसको बेवकूफ समझने की कोशिश ना कीजिए आप। और उससे जितना विशेष राज्य की दर्जा की पैकेज की जरूरत होती है, उससे ज्यादा पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए दिया है। बिहार के लिए परियोजनाएं और जो योजनाएं हैं वो लागू की हैं। अभी कुछ दिन पहले 1,26,000 करोड़ की परियोजनाएं बिहार के लिए लागू की गई हैं। बिहार में आपकी यूपीए के कार्यकाल में कितने एम्स का निर्माण हुआ था, कितने आईआईटी का निर्माण हुआ था, कितने एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था, और आज देखिए बिहार के अंदर लगातार एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। दरभंगा का एयरपोर्ट सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, बाकी दीगर जगह पे एयरपोर्ट के काम शुरू हो गए हैं। एम्स का निर्माण हो चुका है पटना के अंदर, दरभंगा के एम्स का निर्माण होने जा रहा है। और आप क्या बात कर रहे हैं? तो आप इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप समझे या ना समझे, बिहार की जनता समझ रही है। जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए रंजीत मिश्रा जी। मोदी के मैं आ रहा हूं सर आपके पास, सेना साहब आ रहा हूं आपके पास। मिश्रा जी पहले आप रिएक्ट कर दीजिए, आप उंगली उठा रहे थे। अनंत जी, सॉरी रोहित जी, मैं ये कह रहा हूं कि इनके एम्स की हकीकत केवल बता देता हूं। पीछे प्रधानमंत्री जी बिहार आए थे तो उन्होंने कहा देखिए हमने दरभंगा में कितना सुंदर एम्स बना दिया, कितना अच्छा वहां सब कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है, इत्यादि इत्यादि।
वास्तविकता यह है कि आज तक दरभंगा एम्स के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है। जी। तो इनके काम, ये जो दानिश जी अभी गिना रहे थे, इनके कामों की हकीकत यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपडेटेड नहीं रहते हैं कि उस दरभंगा एम्स का सही में निर्माण हो गया कि नहीं, वहां चिकित्सा सुविधा मिल गई कि नहीं, या भूमि अधिग्रहण भी नहीं हुआ है। तो इनके इस तरह के दावों की हकीकत रोहित जी यही है कि वहां पर भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ, जमीन तय नहीं हुई है कि दरभंगा एम्स कहां बनेगा। और इन लोगों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी कि हमने दरभंगा एम्स चालू कर दिया, वहां इलाज प्रारंभ हो गया। तो ये इनके विकास की हकीकत है रोहित जी। सर यही है क्या दानिश जी, यही है? देखिए, ये उस समय की बात है जब आरजेडी और नीतीश कुमार जी की सरकार थी, और जमीन अधिग्रहण राज्य सरकार का कार्य है। राज्य सरकार की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, राज्य सरकार उसमें नाकामयाब हुई थी, और जिस प्रकार की जमीन राज्य सरकार ने देने का काम किया था उस समय, वो जो है वो जमीन जो है वो जायज तरीके का नहीं था। भूमि अधिग्रहण अभी तक हो पाया है? प्रोटोकॉल होता है, एक जिम्मेदारी होती है, उसको आपको समझना पड़ेगा। उस समय की राज्य सरकार ने इस चीज को बाधाएं डाली थी, ये हम जानते हैं, फिर भी आप वही बात की जा रहे हैं। पूछिए कि क्या भूमि अधिग्रहण अभी तक हो पाया, और अगर नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने ये क्यों कह दिया था कि दरभंगा एम्स चालू हो गया? आप जाके देख लीजिए। ठीक है, दानिश जी की तरफ से कहा गया हो गया, निर्माण होगा वो तय हो गया है। तो जगह भी बता दे कहां पर हुआ है। ठीक है सर, ठीक है, यही चर्चा है, सार्थक चर्चा है। जल्दी से इकबाल साहब को हम सुन ही रहे हैं, रंजीत मिश्रा जी रिएक्ट कर रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता के पास चलते हैं, प्रमोद कुमार सिन्हा जी के पास। सिन्हा साहब, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अग्रेशन के साथ आज नजर आए और सीधा सीधा उनके निशाने पर आरजेडी थी, लालू प्रसाद यादव थे। कहा आरजेडी ने सिर्फ दो ही चीजें दी, एक भ्रष्टाचार, दूसरा जंगल राज। आपको लगता है कि बिहार में इंडिया अलायंस में सबसे मजबूत आरजेडी और इसलिए प्रधानमंत्री भी उनको टारगेट कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि बिहार से इस बार हमको कुछ मिलने नहीं जा रहा है, इसलिए लोग, भाजपा के लोग जो है वो घबराए हुए। और दूसरी बात है, अभी दानिश जी बोल रहे थे कि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने क्या कहा है विशेष राज्य के दर्जे पर। तो 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब घोषणा कर रहे थे कि बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और हाथ उठा उठा करके इतना 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, ये सब जो पैकेज देने की जो बात कर रहे थे, तो ये इनसे पूछिए, आज तो बिहार की जनता इनसे पूछ रही है कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा पर ये अब गोल मटोल जवाब दे रहे हैं कि कोर्ट का इसमें है कि इस तरह का आया है। हाँ। विशेष राज्य का अभी तो हमारे नेता ने एक संकल्प पत्र, हमारे नेता ने जो परिवर्तन पत्र जारी किया। हाँ, आपने परिवर्तन पत्र जारी किया, काफी अच्छी चीजें हैं, उसमें पढ़ा मैंने उसको। लेकिन सिन्हा साहब एक चीज पे और मैं, आप ही बोलिएगा प्लीज, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं उसके लिए माफी, लेकिन आप ही सवाल पूछो। लालू प्रसाद यादव ने अभी हाल फिलहाल में बयान दिया कि अब की बार 400 पार का नारा, संविधान बदलने का जिक्र, और उसके बाद भी बार बार प्रधानमंत्री ने आज भी जिक्र किया कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता। देखिए, लगातार जो है वीडियो आ रहा है सामने इनके भाजपा के कई नेताओं का, जो संविधान में संशोधन और संविधान बदलने की बात करते हैं। हाँ। कल चूंकि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने जब इस बात को रखा, जब बोला, तब जैसे इनको लगा कि हम इस पर अपनी सफाई दें। हाँ। इन्होंने सिर्फ सफाई के रूप में इस बात को रखा है, लेकिन इनकी असल मंशा क्या है? मोहन भागवत जी भी ने तो कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, बीच में SC/ST एक्ट में बदलाव किए थे। देखिए, किसानों के लिए 3 कृषि बिल जो लाए थे, बाद में 1 साल के लगातार संघर्ष के बाद, किसानों के संघर्ष के बाद इनको वापस लेना पड़ा था। तो इनका जो असल जो मंशा है वो तो छिपा हुआ है, इसीलिए वो 400 से अधिक ला रहे हैं। और देखिए, इनके जो सहयोगी हैं जदयू, उनके नेता माननीय मुख्यमंत्री जी तो कई बार कह चुके हैं, 2 बार कह चुके हैं कि 4,000। आप तो समझ सकते हैं अति उत्साह में। ठीक है सर, मैंने आपका एक रिएक्शन ले लिया। कांग्रेस के पास भी चलते हैं, आपके साथ ही हैं प्रोफेसर रंजीत मिश्रा। सीधे सीधे आरजेडी की तरफ से तो कहा ही जा रहा है, लालू प्रसाद यादव ने खुद कह दिया, आपको भी लगता है कोई ऐसा हिडन एजेंडा है? देखिए रोहित जी, इसमें और लोगों को कहने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक से MP हैं अनंत हेगड़े, उन्होंने कहा कि आप हमें 400 सीटें दे दीजिए, हम भारत का संविधान बदल देंगे। ये तो ऑन रिकॉर्ड है और पब्लिक डोमेन में है, तो संदेह तो होगा। और प्रधानमंत्री जी बार बार कहते ये तो हमारा ट्रेलर है,
अभी अभी और काम बाकी है। तो ट्रेलर तो उन्होंने ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग करके लोगों को बता दिया जी। और उनके एमपी कह रहे हैं 400 पार होते ही संविधान बदल देंगे, तो उनको तो जरूर इस पर स्पष्ट करना चाहिए। मैं एक बात रोहित जी आपको कहना चाह रहा जी था सर। कि भारत सरकार में वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, उनके अर्थशास्त्री पति पी प्रभाकर ने दो बातें कही। एक, उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। अच्छा, तो एक तो इस बात पर मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जरूर प्रकाश डालना चाहिए कि भाई उनके वित्त मंत्री के अर्थशास्त्री पति ये कह रहे हैं, इसका क्या आधार है। दूसरी बात आप ये देखिए कि जिस तरह से इन्होंने ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग किया, चंदे के बदले धंधा दिया, 8200 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, उससे पूरे देश के सामने ये गया है कि भ्रष्टाचार पर ये केवल कोरी बात करते हैं, वास्तव में ठीक है सर। भाजपा ही भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। ठीक है, नहीं तो आपने अजीत आपने शर्मा, काफी प्रहार हेमंत किया सर, बिस्वा क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है। जल्दी से दानिश का भी एक रिएक्शन लेना होगा। दानिश, एक तो संविधान वाला जिक्र जो खुद लालू प्रसाद यादव ने उस पर जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने भी रिएक्ट किया। दूसरा, इंडिया अलायंस की तरफ से बार बार जनता के बीच नरेशन किया जा रहा है कि भैया आप लोग ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हो। पहले आरोप लगाते हो कि ये भ्रष्टाचारी है, बाद में उनको डरा धमकाकर अपनी तरफ ले लेते हो। बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी में बात करूंगा अपनी। तो तीन बातें देखिए। पहली बात तो विशेष राज्य के दर्जे में और विशेष राज्य की पैकेज में अंतर होता है। हमने विशेष राज्य की कभी बात नहीं की थी, हमने विशेष पैकेज की बात की थी और उससे ज्यादा पैकेज बिहार को मिल चुका है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक बात है संविधान को लेकर के, देखिए आरजेडी और जो इंडिया अलायंस है, ये लोग निगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। मुसलमानों को डराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो कत्लेआम हो जाएगा। 2014 से डराते रहे, तुष्टीकरण करते रहे और उसी प्रकार से अब एक नया सोशा लेकर के आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देगी। निगेटिव पॉलिटिक्स, डराने की पॉलिटिक्स। लेकिन अब इस देश की जनता, देश के मुसलमान भी जानते हैं कि अब ना बीजेपी से कोई डरा सकता है और ना संविधान को खत्म करने के नाम पर ये आरजेडी और लालू प्रसाद के लोग जनता को डरा सकते हैं। तीसरी बात, जो ये बात कर रहे हैं ईडी की, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जो जी सजा याफ्ता है, सजा हुई है, उनको सजा काटा है जेल के अंदर उन्होंने, क्या आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाइएगा? आपने हटाया क्या उनको? सीधा रिएक्शन क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से बने हुए हैं वो? सिन्हा जी आप उंगली उठा रहे हैं, सिन्हा जी प्लीज कंक्लूड कर दीजिए, 20 सेकंड्स। रोहित जी, जी, हमारे यहाँ प्रक्रिया है, प्राइमरी मेंबर से लेकर के पंचायत अध्यक्ष से लेकर के प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के बाद राज्य अध्यक्ष, राज्य परिषद की बैठक और राज्य परिषद की बैठक के बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद निर्णय लिया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। जो नॉमिनेशन करते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। कहीं संविधान में ऐसा प्रावधान है? इनसे पूछिए कि कोई ऐसा प्रावधान है संविधान में? नहीं, संविधान में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा। जब रोहित जी, सीएम भी सरकार चलाई सकते हैं। बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर, क्योंकि वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। दानिश, थैंक यू सो मच। सिन्हा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिश्रा जी आप जुड़े हमारे साथ। प्रोफेसर रंजीत साहब बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ इस खास चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।